Good afternoon students. In this lecture we are going to cover from coefficient of performance that is निष्पादन गुणांक। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि टीआर क्या है, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था रेफ्रिजरेशन क्या है, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था रेफ्रिजरेट क्या है। अब देखते हैं सीओपी क्या है, यानी कि इन शॉर्ट सीओपी, इसको ईपीआर भी कहते हैं यानी कि एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, इसको सीओपी भी कहते हैं यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, हिंदी में इसको निष्पादन गुणांक कहते हैं। तो बेटा ये होता क्या है, तो सिंपल सी चीज़ है कि किसी प्रशीतन संयंत्र द्वारा जितनी ऊष्मा का अवशोषण वो करने के लिए जो कार्य किया जाता है, यानी कि क्या कि किसी प्रशीतन संयंत्र द्वारा जितनी ऊष्मा का अवशोषण करने के लिए कार्य किया जाता है उसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, निष्पादन गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। बेटा मैंने लिखा हुआ है ताकि मुझे लिखने में जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। तो सीओपी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, यानी कि जो अवशोषित ऊष्मा है, जो सीओपी है वो क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड, क्यू मीन्स हीट का सिंबल है, ए फॉर एब्जॉर्ब्ड यानी कि अवशोषित ऊष्मा, और किया गया कार्य यानी कि वर्क डन, इन्हीं दोनों के अनुपात को हम निष्पादन गुणांक कहते हैं। तो प्रशीतन में निष्पादन गुणांक का क्या योगदान है, तो बेटा जिस भी प्रशीतन तंत्र की यानी कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम की सीओपी जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि निष्पादन गुणांक जिस भी प्रशीतन निकाय का ज़्यादा होगा, उसकी जो रनिंग कॉस्ट है, उसकी जो चलित लागत है वो कम होगी। यानी कि दूसरे शब्दों में कहूँ कि अगर किसी रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, किसी प्रशीतन निकाय का सीओपी ज़्यादा है, इसका मतलब कि उसको चलाने के लिए जो वैल्यू होगी, जो कॉस्ट होगी वो कम से कम होगी। तो बेस्ट है, हायर द सीओपी लोअर विल बी द रनिंग कॉस्ट। तो सीओपी बेसिकली है क्या, जो भी ऊष्मा अवशोषित की जाती है और जो कार्य किया जाता है उतनी ऊष्मा अवशोषित करने के लिए, उन्हीं का अनुपात है। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, जो अवशोषित ऊष्मा है वो भी जूल में, किया गया कार्य भी जूल में, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। चलिए आगे बात करते हैं कि सीओपी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जो यहाँ पे क्यू है, क्यू या क्यू ए, वो क्या है बेटा, अवशोषित ऊष्मा है जूल में, और जो डब्ल्यू है वो किया गया कार्य है जूल में। इसी को हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीओपी से रिलेटेड कुछ टर्म है, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं हीट पंप की, ऊष्मा पंप की। हीट पंप क्या है बेटा, तो सिंपल सा है जी, देखते हैं हीट पंप क्या है। हीट पंप ज़्यादातर ठंडे प्रदेशों में इस्तेमाल होता है। ये रेफ्रिजरेशन साइकिल पे ही वर्क करता है, यानी कि प्रशीतन चक्र पर ही कार्य करता है, लेकिन जो ऊष्मा भेजने की दिशा है उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई स्पेस है जहाँ पे तापमान न्यूनतम है, लोअर है, हीट पंप क्या करेगा, ऊष्मा जो पंप है ये बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स से चलती है बेटा। अगर कोई भी कार्य किया जाए, वर्क इनपुट की दिया जाए, किया गया कार्य हो, तो ये ऊष्मा का स्थानांतरण हायर टेम्परेचर पे करेगी, यानी कि ऊष्मा न्यूनतम से उच्चतम की ओर ट्रांसफर होगा। लेकिन जो हमारा ये लोअर टेम्परेचर, लोअर ऊष्मा होगी यानी लोअर हीट होगा, और ये हायर हीट होगा। हम बात कर रहे थे जब हम यहाँ रेफ्रिजरेटर लिख रहे थे, जब हम प्रशीतक का वो देख रहे थे, तब जो हमारा सीओपी, इसके केस में क्या होगा, सीओपी किसकी, ऊष्मा पंप की। तो सीओपी ऊष्मा पंप की क्या होती है, तो सीओपी क्या होता है बेटा, डिजायर्ड इफेक्ट, यानी कि जो इच्छा है आपकी उसका प्रभाव, बटे वर्क इनपुट, किया गया कार्य, या फिर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, प्रशीतन प्रभाव, बटे किया गया कार्य या दिया गया कार्य, वर्क इनपुट। तो बेसिकली है क्या, जब भी हमारा हीट पंप की, नाम ही है हीट पंप, ऊष्मा पंप, इसका काम है ऊष्मा देना, यानी कि ये जो हायर हीट है, तो हीट पंप की जो सीओपी होगी, जो निष्पादन गुणांक होगा, वो क्या हो जाएगा, क्यू हायर, यानी हायर उच्चतम ऊष्मा, और बटे किया गया कार्य। तो किया गया कार्य ये सीओपी किसका हो जाएगा, ये हीट पंप का हो जाएगा। अगर इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करें बेटा, इसको अगर हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करें, तो जो सीओपी है किसकी, हीट पंप की, वो क्या है कि हायर हीट। हायर हीट क्यों, क्योंकि हीट पंप का काम ही है बेटा हीट को सप्लाई करना फ्रॉम लोअर टू हायर। तो हम यहाँ पर जो हमारी इच्छा है,
हम यहाँ पर जो हीट पंप की इच्छा है, यानी कि जो हम चाह रहे हैं, वो जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हम चाह रहे हैं, वो हम बेटा हायर हीट चाह रहे हैं, हीट ज़्यादा चाह रहे हैं। ऐसे जगहों पे ठंडे प्रदेशों में इस्तेमाल होती है उष्मा को बनाए रखने के लिए, उष्मा को मेंटेन रखने के लिए। तो जो हायर हीट है अपॉन वर्क इनपुट, यानी कि किया गया कार्य। तो वर्क इनपुट यहाँ पे होगा क्या बेटा, तो जो भी वर्क इनपुट होगा, जो किया गया कार्य होगा, वो दोनों उष्मा का अंतर हो गया, यानी कि उच्चतम उष्मा माइनस न्यूनतम उष्मा, क्यू हायर माइनस क्यू लोअर। तो जो सीओपी आ जाती है हीट पंप की, जो बेटा सीओपी हीट पंप की आएगी, जो भी निष्पादन गुणांक उष्मा पंप का आएगा वो क्या होगा, तो हम जानते हैं डिजायर्ड इफेक्ट कितना है हमारा, हायर हीट है, यही हम चाह रहे हैं उष्मा। उष्मा पंप है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उष्मा चाहेंगे। अपन किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य क्या होता है, उच्चतम उष्मा माइनस न्यूनतम उष्मा। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस क्यू। ऐसे कर लीजिए कि हम अगर डिवाइड करें, यहाँ पे रुकते हैं 1 सेकंड के लिए, ठीक है। तो क्यू हायर अपन क्यू हायर माइनस क्यू लोअर, ये हो जाएगा सीओपी किसका, ये हो जाएगा बेटा सीओपी हीट पंप का। चलिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, इफ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, इफ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, प्रतिवर्ती है। रिवर्सिबल का मतलब क्या, जो फॉलो कर रहा पाथ वापस आते समय भी वही पाथ को फॉलो करे, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल, प्रतिवर्ती है। तो अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो हम हीट पंप के उष्मा पंप के निष्पादन गुणांक को तापमान से भी दिखा सकते हैं, यानी कि उच्चतम तापमान अपॉन बटे उच्चतम तापमान माइनस न्यूनतम तापमान, यानी कि सीओपी ऑफ द हीट पंप विल बी द रेशियो ऑफ हायर टेम्परेचर टू द डिफरेंस ऑफ हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। और यही क्या है हमारा, यही वर्क डन होगा, यही वर्क इनपुट होगा अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो। चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा। जो हमारा सीओपी है वो क्या है बेटा, देखिए। तो जो भी सीओपी है, यहाँ पे डब्ल्यू हमारा क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू बेटा उष्मा पंप के संपीड़क द्वारा कार्यकारी तरल पर किया गया कार्य, यानी कि वर्क परफॉर्म ऑन द वर्किंग फ्लूइड बाय द हीट पंप कंप्रेसर। और क्यू क्या है बेटा, तो क्यू आपका हीट ट्रांसफर फ्रॉम लोअर टू द या फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर टू द हायर टेम्परेचर रिजर्वायर। और उष्मा भी जूल में, किया गया कार्य भी जूल में। इसीलिए जो सीओपी होगी वो क्या हो जाएगी, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, या फिर हायर इफेक्ट अपॉन या हायर हीट अपॉन वर्क इनपुट। और वर्क इनपुट भी फिर से क्या हो जाएगी, हायर माइनस लोअर, यानी कि जो ये टर्म है, जो वर्क इनपुट क्या होगा, हायर माइनस लोअर। तो जो सीओपी बन के आएगा क्यू हायर अपॉन क्यू हायर माइनस क्यू लोअर, जैसा कि भी हम बताए हैं। अगर प्रोसेस प्रतिवर्ती है तो तापमान के भी टर्म में हम लिख सकते हैं हायर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। और भी अगर देखें तो अब अगला आता है प्रशीतन, रेफ्रिजरेशन। तो बेटा प्रशीतन क्या है, अभी तक तो हमने हीट पंप को देख लिया, अभी तक हमने हीट पंप को देखा, और हीट पंप में हमारा जो डिजायर्ड इफेक्ट था, जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था, वो था हायर हीट। अब हम अगर रेफ्रिजरेशन की बात करें तो प्रोसेस वही होगा, यानी कि ये कोई तापमान होगा जो न्यूनतम होगा, और यही तापमान हमारी इच्छा है, क्योंकि हम रेफ्रिज में या रेफ्रिजरेशन में हम क्या चाहते हैं, तापमान न्यूनतम चाहते हैं। ये फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है या रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, हीट पंप नहीं है। यहाँ पे हमें चाहिए हायर टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होगा, यही हमारा स्टोरेज स्पेस है, यही न्यूनतम तापमान जो रेफ्रिजरेटर है बनाए रखता है। तो ये क्या करेगा, जो लोअर हीट है उसको हायर हीट की तरफ रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अब बात करें कि यहाँ पे निष्पादन गुणांक क्या होगा, किसका, प्रशीतक का, यानी कि सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होगा, तो वो बेटा होगा डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। और मैंने कहा था चाहे डिजायर्ड इफेक्ट कहिए चाहे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहिए। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, यहाँ हम क्या चाहते हैं, हम क्या डिजायर करते हैं रेफ्रिजरेटर के केस में, हम चाहते हैं कि उष्मा कम से कम मेंटेन रखे वो, यानी कि क्या, क्यू लोअर अपॉन वर्क इनपुट तो हमेशा हायर माइनस लोअर, यानी कि उच्चतम माइनस न्यूनतम उष्मा का अंतर ही होगा। तो सीओपी क्या हो जाएगी, क्यू लोअर अपॉन क्यू लो हायर माइनस क्यू लोअर। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीओपी क्या होगी, क्यू लोअर अपॉन क्यू हायर माइनस
क्यू लोअर। लेकिन अगर यही प्रोसेस रिवर्सिबल हो, उत्क्रमणी हो, तो हम कह सकते हैं बेटा कि जो COP होगी किसकी, रेफ्रिजरेटर की, वो क्या होगी, या रेफ्रिजरेशन की, प्रशीतन की, निष्पादन गुणांक जो होगा क्या होगा, न्यूनतम तापमान बटे उच्चतम तापमान माइनस न्यूनतम तापमान। तो तापमान के भी टर्म में लिख सकते हैं कब, जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो तब। चलिए, तो इसमें एक संबंध भी आता है। संबंध कैसे बता सकते हैं, तो संबंध को जानने के लिए जरा देखते हैं। अभी हमने देखा कि जो COP होती है किसकी, उष्मा पंप की, हीट पंप की, क्या होती है, T हायर अपॉन, या फिर ऐसे कर लीजिए कि जो COP किसकी, रेफ्रिजरेटर की, दोनों तरीके से कर सकते हैं बेटा। जो रेफ्रिजरेटर की COP है क्या है, हम डिजायर्ड इफेक्ट लोअर चाहिए हमें, जो हमें चाहिए रेफ्रिजरेटर के केस में ये लोअर होगा और हीट पंप के केस में ये हायर होगा, और नीचे में तो वही होगा वर्क इनपुट, यानी कि T हायर माइनस T लोअर। दोनों तरफ एक ऐड कर दीजिए, दोनों तरफ एक ऐड कर दीजिए, यहाँ +1, यहाँ भी +1 कर दिया हमने। तो ये क्या हो गया, 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेंट, या प्रशीतन कह लीजिए, प्रशीतक कह लीजिए, क्या होगा ये। तो देखते हैं, T लोअर प्लस T हायर माइनस T लोअर अपॉन T हायर माइनस T लोअर। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया बेटा, ये लोअर लोअर कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस क्या बचेगा, T हायर अपॉन T हायर माइनस T लोअर। तो 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेंट क्या होगा, 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेंट क्या होगा बेटा, 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेंट क्या होगा। ये आप देख रहे हैं क्या चीज़ है, ये बेटा किसकी COP है, हीट पंप की है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेंट इज इक्वल टू 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेंट, प्रशीतक की निष्पादन गुणांक +1 क्या हो जाएगा, हीट पंप, उष्मा पंप का निष्पादन गुणांक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये T हायर अपॉन T हायर माइनस T लोअर COP है किसका, हीट पंप का। COP कहिए, निष्पादन गुणांक कहिए, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो कहिए, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहिए, एक ही चीज़ें हैं। तो इसमें संबंध क्या मिला कि हीट पंप की COP क्या होती है, प्रशीतक के COP से एक ज़्यादा होती है, यानी कि COP ऑफ द हीट पंप विल बी इक्वल टू 1 + द COP ऑफ रेफ्रिजरेंट। ठीक है बेटा, चलिए। लेकिन कंडीशन ये है कि जो COP हीट पंप की आ रही है और जो COP रेफ्रिजरेंट की आ रही है, ये दोनों ही जो समान तापमान पर कार्य करने चाहिए। मतलब क्या कि जो टेम्परेचर की लिमिट है वो समान होनी चाहिए, तभी ये संबंध लागू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इफ़िशियंसी देखते हैं, दक्षता देखते हैं। तो किसी भी इंजन की जो इफ़िशियंसी है, जो दक्षता है, इंजन की बात कर रहे हैं बेटा, हम हीट इंजन की बात कर रहे हैं, यानी कि हम हीट पंप की बात नहीं कर रहे हैं, हम रेफ्रिजरेटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हीट इंजन की। तो हीट इंजन की इफ़िशियंसी क्या होती है, इफ़िशियंसी का सिंबल ये किया गया कार्य यानी कि वर्क डन, यानी कि कृत कार्य बटे दी गई उष्मा, यानी कि हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट सप्लाइड, दोनों कह सकते हैं, दी गई उष्मा, हीट सप्लाइड। तो किया गया कार्य और दी गई उष्मा का अनुपात होगा, यानी कि जो इफ़िशियंसी होगी, किया गया कार्य क्या हो सकता है बेटा, तो किया गया कार्य क्या होगा, हम बताए थे उच्चतम उष्मा माइनस न्यूनतम उष्मा, आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे, बटे जो जरूरत पड़ेगी मैं पढ़ा दूँ, बटे दी गई उष्मा। तो इंजन के केस में तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उष्मा देते हैं, हायर उष्मा देते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, QH अपन QH यानी 1 माइनस QL अपन QH यानी QL अपन QH। यही प्रोसेस अगर रिवर्सिबल हो तो इफिशियंसी किसकी हो जाएगी, हीट इंजन की। क्या हो जाएगी बेटा, 1 माइनस न्यूनतम तापमान बटे उच्चतम तापमान, यानी कि 1 माइनस T लोअर अपन T है। ये तो इंजन की इफिशियंसी है। अच्छा, इस इंजन की इफिशियंसी को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर करें तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलता है कि क्या, T हायर माइनस T लोअर अपॉन T हायर।
आप नोटिस कर पा रहे हैं, ये इफिशियंसी इंजन की आप नोटिस कर पा रहे हैं कि ये क्या है 1/COP, लेकिन कौन सा, रेफ्रिजरेटर की हीट पंप, तो बेटा ये हीट पंप है। क्यों? क्योंकि हायर अपन हायर माइनस लो, रिवर्स कर दिया हमने, तो हमें मिल गया 1/COP ऑफ हीट पंप, है ना। तो यानी मैं कह सकता हूँ, एक वर्ड में अगर मैं लिखूँ तो मैं क्या कहूँगा कि इफिशियंसी ऑफ इंजन इज इक्वल टू 1/COP ऑफ हीट पंप। एक संबंध और मिला, और इसको मैं और क्या कर सकता हूँ बेटा, तो इसको मैं कर सकता हूँ कि क्या 1+COP ऑफ रेफ्रिजरेंट, यानी कि अगर COP ऑफ हीट पंप को क्या कर सकते हैं 1/1+COP ऑफ रेफ्रिजरेंट। दूसरे शब्दों में एक बार और अगर मॉडिफाई करें तो जो COP होगी हीट पंप की, ऊष्मा पंप का निष्पादन गुणांक क्या होगा, 1 निष्पादन गुणांक किसका, रेफ्रिजरेंट का, यानी कि COP ऑफ हीट पंप विल बी इक्वल टू 1+COP ऑफ रेफ्रिजरेंट विल बी इज इक्वल टू 1 इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। अरे हमने इसको रहने दिया हीट पंप को, इसको उल्टा कर दिया है 1 इफिशियंसी। तो ये संबंध बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हमारी मदद कर देता है। आप देखना चाहें तो हम आपको एक न्यूमेरिकल करा सकते हैं। अब नोट का हमने पॉइंट लिखा है। तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स के टोटल 3 लॉज हैं, हम बता दें। पहला नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम और शून्यवां नियम, टोटल लेके 4 है। तो शून्यवां नियम क्या कहता है कि अगर दो वस्तुएं एक दूसरे से थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हैं और वो किसी तीसरी वस्तु से जुड़े हुए हैं तो तीनों का तापमान समान होगा। मीन्स इफ 2 bodies आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, देन if it is attached to the third body, then all the bodies having the equal temperature। 0th लॉ है शून्यवां नियम में। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाती है, हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, लेकिन कुछ ऊष्मा का नुकसान होता है जिसे जो उसकी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित करने में व्यय हो जाती है, खर्च हो जाती है। मीन्स हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन एंड द एनर्जी लॉस, दिस एनर्जी लॉस इज यूज्ड टू कन्वर्ट इट इनटू इंटरनल एनर्जी और टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी। सेकेंड लॉ में 2 स्टेटमेंट है। पहला, जैसा कि आप जान ही रहे हैं, पहला केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट बेटा इसी हीट इंजन के लिए है। जो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है वो इसी ऊष्मा इंजन के लिए है, यानी कि हीट इंजन के लिए है केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट। एक सेकेंड बेटा, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट हीट इंजन के लिए है, जबकि क्लॉसियस का स्टेटमेंट किसके लिए है, क्लॉसियस का स्टेटमेंट बेटा हमारा हीट पंप के लिए है और रेफ्रिजरेटर के लिए। मीन्स कि केल्विन प्लैंक क्या कहता है कि 100% हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। मीन्स कि कुल ऊष्मा कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम जानते हैं ऊष्मा निम्न ग्रेड यानी लो ग्रेड एनर्जी है, निम्न ग्रेड की ऊर्जा है, और जबकि कार्य क्या है, उच्च ग्रेड की ऊर्जा है, हाई ग्रेड एनर्जी है। तो हमेशा कन्वर्जन क्या होगा, हाई ग्रेड एनर्जी टू लो ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड एनर्जी से हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्जन नहीं होता है। 100% की बात कर रहे हैं, यानी कि संपूर्ण ऊष्मा कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकती, कुछ ऊष्मा का नुकसान यानी है क्षय होना है, वही हीट इंजन है। तो जो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट हो हीट इंजन से रिलेटेड है, जबकि क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है कि हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम लोअर टू हायर विदाउट एनी एक्सटर्नल डिवाइस। बिना किसी बाह्य युक्ति के ऊष्मा न्यूनतम से उच्चतम की तरफ या ऊर्जा न्यूनतम से उच्चतम की तरफ ट्रांसफर यानी स्थानांतरित नहीं हो सकती। तो क्लॉसियस के स्टेटमेंट ने एक बात और कही कि विदाउट एनी एक्सटर्नल डिवाइस, बिना किसी बाह्य युक्ति के। लेकिन जो हमारा रेफ्रिजरेटर है बेटा, जो प्रशीतक है, जो हमारा प्रशीतक है, जो रेफ्रिजरेंट है या जो रेफ्रिजरेटर है, जो प्रशीतक है, वो क्या कर रहा है, जो रेफ्रिजरेंट की बात करें तो प्रशीतक होगा और रेफ्रिजरेटर हमारा क्या होगा बेटा। देखिए, रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है, रेफ्रिजरेंट वो वर्किंग फ्लूइड है जो रेफ्रिजरेंट को या जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट उत्पन्न करता है, जो प्रशीतन प्रभाव उत्पन्न करता है, वही क्या है, रेफ्रिजरेंट है। तो जो रेफ्रिजरेटर है, इस पे अगर हम कोई बाह्य कार्य करें यानी कोई काम दें
वही काम हम कंप्रेसर से देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे VCRS चैप्टर में, फिलहाल अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। तो कोई कार्य करें तो ये ऊष्मा क्या करेगी, न्यूनतम से उच्चतम की तरफ जाएगी, यानी कि Q लोअर टू Q हायर ट्रांसफ़र होगी। और ये जो रेफ्रिजरेटर है, यानी कि जो हमारा कह लीजिए प्रशीतक है, यानी कि जो प्रशीतन प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, यानी कि जो रेफ्रिजरेशन है, प्रशीतन है, और हमारा जो हीट पंप है, जो ऊष्मा पंप है, वो दोनों क्लॉसियस के स्टेटमेंट पर वर्क करते हैं। यानी कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पे दो हैं, जो केल्विन प्लैंक है वो हीट इंजन से, और जो क्लॉसियस है हीट पंप और रेफ्रिजरेटर उस पर कार्य करता है, उसके सिद्धांतों पर कार्य करता है। अब बात करें ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम की, तो मैंने ये भी कहा कि ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम भी है। और तृतीय नियम क्या है बेटा, थर्ड लॉ क्या है, जो भी थर्ड लॉ है बेटा वही कहता है किसी भी वस्तु का हम तापमान परम शून्य नहीं कर सकते। वी कैन नॉट गिव द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या ऐसे कह सकते हैं वी कैन नॉट डू द ऑब्जेक्ट्स टेम्परेचर एट एब्सोल्यूट जीरो। हम किसी भी वस्तु का तापमान परम शून्य नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट जीरो नहीं कर सकते। चाहे कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसेस आप कर लीजिए, कितने भी अनंत प्रक्रियाएं आप उस पर लगा लीजिए, आप किसी भी ऑब्जेक्ट का तापमान परम शून्य नहीं कर सकते। वही थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ है। तो नोट का जो अगला पॉइंट है वो ये कहता है बेटा कि जो दोनों प्रक्रियाएं थी, जो दोनों चक्र थे, या जो दोनों कथन थे, यानी कौन से दोनों कथन हम बात कर रहे हैं किसकी, कि इसकी, ये सब किसके लिए हैं बेटा, ये एक चक्र के लिए हैं, प्रोसेस के लिए नहीं। अब चक्र क्या है, तो चक्र का मतलब ये है कि कोई भी साइकिल है अगर वो कंप्लीट है तो ये रिवर्सिबल है या नहीं है। लेकिन एक साइकिल रिवर्सिबल है तभी साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, वो एक प्रोसेस के लिए नहीं है, एक चक्र के लिए है। और हमने कहा था कि हायर द COP लोअर विल बी द रनिंग कॉस्ट, कि COP क्या करती है, परिचालन लागत को प्रभावित करती है। यानी कि COP का मान जितना ज़्यादा होगा, रनिंग कॉस्ट, परिचालन लागत रनिंग कॉस्ट, COP का मान जितना ज़्यादा होगा उसकी रनिंग कॉस्ट उतनी ही कम होगी। तो हम चाहते हैं कि COP ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि उसकी रनिंग कॉस्ट कम से कम हो। अब बात करें रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की, प्रशीतन क्षमता की, तो प्रशीतन क्षमता के लिए हम देखते हैं बेटा, एक सेकेंड, इसके बाद न्यूमेरिकल हम करेंगे, फिर ब्रेक दे देंगे। अब हम बात करें रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की, प्रशीतन क्षमता की, तो हम इसी में अगर देखें, थोड़ा सा इसी में देख लेते हैं बेटा, डायग्राम बनाने में समय लगे ना, इसलिए जो टेम्परेचर और एंट्रोपी कर्व है, अगर हम देखें तो ये हमारा कंप्रेसर है, संपीड़क है, ये हमारा कंडेंसर है, ये हमारा संघनित्र है, ये हमारा इवेपोरेटर है, ये हमारा ऐसे कह लीजिए एक्सपेंशन डिवाइस है। एक सेकेंड, एक्सपेंडर है, थ्रॉटल वाल्व लगा हुआ है, ये हमारा थ्रॉटल वाल्व लगा हुआ है, ये हमारा एक्सपेंशन डिवाइस है, और ये हमारा इवेपोरेटर है, वाष्पित्र है। तो अगर हम डायग्राम को एक अच्छे से ब्लॉक डायग्राम को बनाएं तो ऐसे मैंने RSC में VCRS के चैप्टर में दिखाया हुआ है, फिर भी आपको समझाने के लिए देखते हैं। देखिए, अगर हम TS डायग्राम को प्लॉट करें, ये हमारा एंट्रोपी है, ये हमारा टेम्परेचर है, और ये हमारा डोम है। डोम मीन्स क्या, कि ये हमारा संतृप्त वाष्प है, सैचुरेटेड वेपर है, हम VCRS में पढ़ाएंगे बेटा। ये हमारा सैचुरेटेड लिक्विड है, संतृप्त द्रव है, ये हमारा क्रांतिक बिंदु है, क्रिटिकल पॉइंट है। इसके ऊपर लिक्विड, ये द्रव जोन होता है, ये क्या है, द्रव भी है, वाष्प भी है, यानी लिक्विड प्लस वेपर, और इसके इधर वाष्प है। तो ये जो रेखा जो द्रव और वाष्प को अलग करेगी वो संतृप्त द्रव रेखा कहलाएगी, और ये रेखा यानी कि ये वाली रेखा जो द्रव और वाष्प से अलग कर रही है वो संतृप्त वाष्प रेखा कहलाती है। ये बिंदु हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, क्रांतिक बिंदु है, इसके ऊपर द्रव सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो क्वेश्चन भी बनता है व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु क्या है, तो वह बिंदु जिसके ऊपर द्रव सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाए क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, क्रांतिक बिंदु कहलाता है। चलिए अब हम इसमें अगर प्रोसेसेस को देखें, इसमें अगर हम प्रोसेसेस को देखें बेटा, तो हमारा जो 1 to 2 होता है वो होता है एंट्रोपी कांस्टेंट, यानी कि ये 0.1 है, ये 2 है,
तो देख सकते हैं आप 1 to 2 कांस्टेंट है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। 2 to 3 बेटा हमारा ये हमारा कंप्रेसर लगा हुआ है, संपीड़क लगा हुआ है जो कंप्रेस करता है, संपीड़ित करता है। यहाँ पे हमारा कंडेंसर लगा है। जैसे ही संपीड़क ने कंप्रेशन ने कंप्रेस किया, ये हम आगे चलेंगे, फिलहाल हम जल्दी से बता के वो समझाना चाह रहे हैं। कंडेंसर क्या करता है, उसकी ऊष्मा को निष्कासित करता है, हीट को रिजेक्ट करता है। ये कंडेंसर कहाँ लगा होगा, तो जब भी आप फ्रिज को देखेंगे तो फ्रिज के पीछे बेटा, जब भी आप फ्रिज देखेंगे तो फ्रिज के पीछे ये क्वाइल्स लगी होती हैं। यही क्वाइल्स क्या करती हैं, ऊष्मा का निष्कासन करती हैं, यानी हीट को रिजेक्ट करती हैं। यही हमारा कंडेंसर है। 3 to 4 अगेन हमारा क्या होगा बेटा, एक्सपेंशन होगा, प्रेशर हाई होगा, यहाँ पे प्रेशर लो होगा, प्रेशर का कमी होती है। और 4 to 1 हमारा लगा है बेटा इवेपोरेटर, वाष्पित। और यही क्वाइल हमारे फ्रिज के अंदर लगी होती है जो कूलिंग इफेक्ट पैदा करती है। यानी कि 2 क्वाइल है, एक कंडेंसर और एक इवेपोरेटर। तो इवेपोरेटर क्या करती है, ऊष्मा को अवशोषित करती है। जो भी आप फ्रिज के अंदर खाना फल रखे हैं उसकी ऊष्मा को ये अवशोषित करती है और अवशोषित करके फ्रिज के पीछे कंडेंसर से एग्जिट कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, निष्कासित कर देती है, उत्सर्जित कर देती है। तो ये साइकिल चलती रहती है। तो बात करें प्रशीतन क्षमता क्या होगी, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या होगी। तो बेटा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या होगी, यानी कि ये जो साइकिल अभी हम देख रहे थे, टेम्परेचर और एंट्रोपी का, टीएस का, अगर ये रूम था, ये हमारा कंप्रेसर था, ये हमारा कंडेंसर था, ये हमारा एक्सपेंडर था और ये हमारा इवेपोरेटर था। तो 1 2 3 और 4 था। साइकिल उल्टी होगी, रिवर्सिबल होगी। क्यों होगी हम आगे बताएंगे, क्योंकि रिवर्स साइकिल है, अपोजिट है, क्लॉसियस के नियम पे काम कर रही है। तो प्रशीतन क्षमता क्या हो जाएगी बेटा, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या होगी, प्रशीतक के द्रव्यमान प्रवाह दर यानी कि मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट इनटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और प्रशीतन प्रभाव क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो ये हमारा कंप्रेसर लगा है, संपीड़क लगा है, तो ये तो वर्क इनपुट होगा, यानी कि ये वर्क इनपुट होगा। और यही हमारा इवेपोरेटर है, यही तापमान कम मेंटेन रख रहा है फ्रिज के अंदर, यही हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। यही हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा या डिजायर्ड इफेक्ट होगा। प्रशीतन प्रभाव यही है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है वो क्या है, प्रशीतक का द्रव्यमान प्रवाह दर और प्रशीतन क्षमता यानी कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, प्रशीतन प्रभाव के गुणनफल को हम क्या कह सकते हैं, प्रशीतन क्षमता कहते हैं, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कहते हैं। तो देख लीजिए रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या है बेटा, क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इनटू मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट, यानी कि प्रशीतन प्रभाव गुणे प्रशीतन का द्रव्यमान प्रवाह दर। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, अब अगर हम इसको पीएच चार्ट में देखें, इसको अगर हम पीएच चार्ट में देखें तो भी देख लीजिए, एंथैल्पी है एच से स्पेसिफिक किलोजूल पर किलोग्राम और ये प्रेशर है। अगर हम देखें पीएच चार्ट में तो कुछ इस तरह का बनेगा, ये पॉइंट 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, मैं समझाऊंगा इसको। 3 to 4 आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन, कीपिंग एंथैल्पी एज ए कांस्टेंट। क्यों, देख लीजिए एंथैल्पी जो 3 पे है वही 4 पे है, इसीलिए आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन। और 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन, यहाँ से ऊष्मा लेगा इवेपोरेटर, वाष्पित्र, और संघनित्र यानी कि कंडेंसर जो ऊपर लगा है वो क्या करेगा, ऊष्मा को निष्कासित कर देगा। संपीड़क संपीड़ित करेगा, कंडेंसर ऊष्मा का निष्कासन करेगा, उत्सर्जित करेगा। एक्सपेंशन वाल्व या थ्रॉटलिंग क्या है, एक्सपेंशन करेगा, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होगा, प्रेशर घटेगा, फिर से इस प्रेशर पे आएगा। देख सकते हैं प्रेशर यहाँ का हायर है, यहाँ का लोअर है। और ये जो इवेपोरेटर है वो क्या करेगा, ऊष्मा को अवशोषित करेगा। तो अगर मैं पीएच की बात करूं तो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस H3H4 इक्वल है। तो यहाँ से अगर COP निकालें किसका, रेफ्रिजरेटर का, तो अभी हमने पढ़ा कि जो COP रेफ्रिजरेटर की क्या होती है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या डिजायर्ड इफेक्ट दोनों एक ही है अपॉन वर्क इनपुट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ से कहाँ तक है, यही है, यानी कि 4 से 1 ही हमारा प्रशीतन प्रभाव देगा। तो कह सकते हैं एंथैल्पी 1
माइनस एंथैल्पी 3 करिए या 4 बराबर है एंथैल्पी 3 बटे माइनस होगा बेटा, एक सेकेंड, H1 माइनस H3, यही प्रशीतन प्रभाव है। और किया गया कार्य क्या है, तो यहाँ कंप्रेसर लगा, यही कार्य हो रहा है, तो 1 से 2 कार्य हो रहा है, तो कौन सा ज़्यादा होगा, H2 ज़्यादा होगा, तो H2 माइनस H1, H2 माइनस H1। तो एंथैल्पी के टर्म में भी हम चाहे COP हीट पंप की हो, चाहे COP रेफ्रिजरेटर की हो या रेफ्रिजरेशन प्रोसेस की हो, हम निकाल सकते हैं, तो वही COP है। एक बात और कि जब भी हम COP रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी देख रहे थे अभी तक, हमने क्या कहा कि मास फ्लो रेट इंटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, 4 से 1 यानी H1 माइनस H4। तो अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपन वर्क इनपुट ही COP है, दोनों में मास फ्लो रेट का द्रव्यमान प्रवाह दर का गुणा कर दूं, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंटू मास फ्लो रेट क्या हो जाएगी, प्रशीतन क्षमता, और किया गया कार्य या दिया गया कार्य और द्रव्यमान प्रवाह दर प्रशीतता का क्या हो जाएगा, दी गई शक्ति, यानी कि मास फ्लो रेट इंटू वर्क डन पावर इनपुट हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंटू मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ बेटा कि पावर इनपुट की, तो पावर इनपुट क्या हो जाएगा, अगर मास फ्लो रेट का गुणा किससे कर देंगे आप, वर्क इनपुट से, तो ये पावर इनपुट हो जाएगा। अगर आप रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी निकालना चाहते हैं तो प्रशीतक के द्रव्यमान प्रवाह दर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मास किलोग्राम में नहीं, किलोग्राम पर सेकेंड में रेट है। तो मास फ्लो रेट का अगर हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हो जाएगी। वर्क इनपुट क्या होगा, तो मास फ्लो रेट अभी हमने डायग्राम में देखा H2 माइनस H1, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हमने पढ़ा, H4, H1 ज़्यादा होगा, वैसे H1 माइनस H3 कर सकते हैं, देख लीजिए H1 माइनस H4 कर लीजिए या H1 माइनस H3 कर लीजिए, H4 H3 दोनों बराबर है। कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर से लिख देता हूँ कि जो COP है या जो पावर इनपुट है वो क्या है, मास फ्लो रेट इंटू वर्क इनपुट, और मास फ्लो रेट वर्क इनपुट क्या होगा, H2 माइनस H1, और जो हमारा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है, प्रशीतन क्षमता है, वो क्या हो जाएगी, मास फ्लो रेट इंटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। मास फ्लो रेट और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगी बेटा, H1 माइनस H4 या H1 माइनस H3, जो भी कर लीजिए। क्यों, क्योंकि H3 और H4 आपस में बराबर है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, ठीक है। तो यही हम समझाना चाह रहे थे। तो जहाँ पे मास फ्लो रेट क्या है, क्या प्रशीतन का द्रव्यमान प्रवाह दर, मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट, ये प्रशीतन नहीं होगा बेटा, प्रशीतक होगा, रेफ्रिजरेंट है ना, प्रशीतक का मैं लिख दूंगा इसको द्रव्यमान प्रवाह दर। और जो पावर इनपुट क्या है, दी गई शक्ति है, तो ये भी मास फ्लो रेट किलोग्राम पर सेकेंड में, और जो पावर इनपुट है वो क्या होगा, वाट या फिर जूल पर सेकेंड में होगी, तो प्रशीतन क्षमता निकल जाएगी। एक क्वेश्चन करते हैं मजेदार सा। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, यदि एक इंजन की दक्षता 40% हो, यानी कि इफिशियंसी 40% है ना, तो उसका COP ज्ञात करें। अरे भैया, हमें कन्वेंशनल प्रोसीजर से जाना ही नहीं है, हमने शॉर्ट टिक बताया था क्या कि 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेंट इज इक्वल टू COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 अपॉन इफिशियंसी ऑफ इंजन। लगा दो, यही क्या दिया है, इफिशियंसी दिया है इंजन की इफिशियंसी दिया है कितना, 40%, यानी कि 0.4। तो COP ऑफ हीट पंप पूछा है, लगा दो फॉर्मूला, COP ऑफ हीट पंप क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इफिशियंसी ऑफ इंजन 1 अपॉन 0.4, यानी कि ये कितना आ जाएगा COP हीट पंप की, तो 2.5 आ गई ना बेटा, कोई यूनिट थोड़ी होगी इसकी। कन्वेंशनल भी जा सकते हो, कैसे, कन्वेंशनल में हम जानते हैं इफिशियंसी क्या, 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर, तो इफिशियंसी दिया 0.4, 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर, तो टी लोअर अपॉन टी हायर 1 को इधर भेज दो तो 0.6। हीट पंप या हीट जनरेटर की क्या होगी, टी हायर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर, तो टी हायर से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर, यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस, ये हमें पता है टी लोअर अपॉन टी हायर क्या है, ये 0.6 है, तो इसकी जगह हमने रख दिया 0.6, तो आ गया 1 अपॉन 1 माइनस 0.6 यानी 1 अपॉन 0.4 यानी 2.5। आप याद रखिए कि COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेंट
इज इक्वल टू 1 एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो चलिए बेटा यहाँ तक लेक्चर को समाप्त करते हैं। आगे हम देखेंगे मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन यानी कि प्रशीतन की विधियाँ। जब ये रेफ्रिजरेशन कहेगा तो प्रशीतन होगा, जब ये रेफ्रिजरेटर कहेगा तो प्रशीतक होगा, है ना। तो देखते हैं कि आगे क्या क्या मेथड्स हैं रेफ्रिजरेशन की, उसके बाद हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा।